टीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और ठीक है, लॉन्ग मार्च अपनी जगह और भी मसाइल सैलाब के, लेकिन इस वक्त आर्मी चीफ़ की तकर्री तैनाती पाकिस्तान का गालिबन सबसे बड़ा मसला है। और मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो अभी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, वो वापसी के बजाय सीधे अपने बड़े भाई के घर लंदन गए और लंदन में उनका 24 घंटे या 48 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन उनका क़याम कोई 4 और 5 दिन पर मुहीत हो गया। इस दौरान जो गुफ्तगू की ख़बरें कहें या अफवाहें कहें, यही आते रहीं कि दोनों भाइयों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी आर्मी यानी नए आर्मी चीफ़ की तैनाती की। भाइयों में मोहब्बत की झलकियाँ हम बार बार देखते हैं, लेकिन एक मियाँ साहब की वापसी के बाद यह क्या सूरत हाल होगी। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट ये कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले ग्रीन पासपोर्ट कर दिया है। ग्रीन पासपोर्ट आमतौर पर सरकारी होता है। अब ये एक अलग सवाल किया गया कि क्या कोई कन्विक्टेड यानी सुप्रीम कोर्ट से और एक कहते हैं जी मफरूर उस पाकिस्तानी को, भले वो पाकिस्तानी तो है चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, क्या इस तरह का पासपोर्ट ये दिया सकता है? ये और बहुत सारे सवाल अपनी जगह। और आज जब ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, सारी दुनिया में आमतौर पे तो यही होता है कि सेक्रेटरी दिफा जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती तकर्री तरक्की को पर लेटर देता है, लेकिन हमारे यहाँ आपको इल्म है कि 73 के आइन के बाद अब प्राइम मिनिस्टर तय करता है कि कौन आर्मी चीफ़ होगा। लेकिन आज चलते चलते ख्वाजा आसिफ जहाँ इमरान खान पर फप्तियाँ कसते रहे, वहाँ उन्होंने इस हवाले से भी एक सवाल का जवाब दिया। देखिए ख्वाजा साहब को। जी, मशवरा जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर की सवाल दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त ख्वाजा आसिफ का आपने एक जुमला सुना, लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जो खिताब जमा पार्क से जारी है उसमें तवातुर से वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता शख्स से प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आर्मी चीफ के लिए गुफ्तगू हो रही है। देखिए खान साहब ने क्या कहा। हम ये समझते हैं कि आज ये कोई एक नया नवाज शरीफ आ गया जिसने कोई मेरिट के ऊपर कोई काम करेगा। ये बिल्कुल नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आर्मी, मैं कहता हूं जो मेरिट पे आर्मी चीफ है उसको बनना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि नवाज शरीफ नहीं बनना। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। ये वो लोग हैं जरदारी और नवाज शरीफ। कभी आपने ये जुल्म के सामने झुकना नहीं है। ये जो आपको खौफ फैलाया जा रहा है, इससे डरना नहीं है आपने। तो सुना आपने ख्वाजा आसिफ और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। लंदन में हमारे नुमाइंदे मीर इकराम मौजूद हैं। शुक्रिया मीर इकराम। मियाँ शहबाज शरीफ का क़याम 48 घंटे बल्कि 72 घंटे से ज़्यादा रहा। यकीनन दो भाइयों के दरमियान गुफ्तगू हुई होगी, तो उसमें जो है सबसे बड़ा इशू गालिबन उनकी वापसी और तैनाती यानी नए आर्मी चीफ़ की ऐसे ही है। और आपका क्या खबर है इस हवाले से मीर इकराम? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने पूछा कि मुलाकातें हुई, क्या क्या उस पर फैसले किए गए, किस अंदाज में मुलाकातें हुई, यकीनी तौर पे दोनों भाइयों के दरमियान ना सिर्फ नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में बात हुई, इसके साथ साथ जो अदालती मामले हैं उन पर भी बात हुई। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च चल रहा है इसके बारे में भी बात हुई, पार्टी पोजीशंस के बारे में भी बात हुई, और मुल्की हालात और जो PDM के बाकी जमातों के जो मुतालबात हैं उन पर भी बात हुई है। तो मुलाकातों का दौर चलता रहा। जैसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या मुलाकात जो साफ़ियों से हुई, उसमें उन्होंने कहा हम तो घर वाले थे और एक फैमिली डिनर था, हम खाना खा रहे थे, कोई ख़ास सियासी बात नहीं हुई। लेकिन हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि बहुत सारी अहम बातें की गई उस मुलाकात में। उसमें ख़ास तौर पर तैनाती के हवाले से, जो पाकिस्तान में सबसे अहम ओहदे की तैनाती हो रही है, इसके बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान तवील मुलाकात हुई। और इस पर कुछ जगह पर शहबाज शरीफ साहब के कुछ चीज़ों से नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं हुए, उन्होंने उस चीज़ को कबूल नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो मेरिट पे होगा वही तैनात किया जाएगा।
मीर इकराम, ये थे पासपोर्ट तो मियाँ साहब को मिल गया है और वो भी सब्ज, और एक उनके लीडर कह रहे हैं कि तीसरे हफ्ते में उनकी वापसी मुमकिन है। तो आप ये समझते हैं कि नाउ फाइनली मियाँ साहब डिसाइडेड के पाकिस्तान वापस आएँ मीर इकराम? जी बिल्कुल, जहां नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट दे दिया गया है, उसके साथ साथ यकीनी तौर पे उनको सफ़र करने की तो इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान में अदालतों का वापस सामना करना, फिर उसके बाद जाकर जिस तरह जेल से इलाज के गर्ज से बरतानिया तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ इलाज का सारा मामला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या उसके रिजल्ट आए, ये सारी चीज़ें अदालतों में पेश करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से भी ये बात बहुत अहम खबर जो आज आपने सवाल किया, यकीनी तौर पे ये ज़ेर बहस रहा ये मसला कि नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान वापस आने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि पार्टी पोजीशन पर भी बात हुई, पार्टी कैसे चल रही है नून लीग पाकिस्तान में, नून लीग के मामलात को भी डिस्कशन में लाया गया। इसके साथ साथ जो अभी नए आर्मी चीफ का तैनाती का मामला है उस पर भी बहस हुआ, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आने का इरादा वो यकीनी तौर पे अहम है और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान जाएं और नून लीग की क़यादत को संभालें और जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। मीर इकराम हमारे नुमाइंदे लंदन से हमें रिपोर्ट कर रहे थे, और इसके आइनी कानूनी क्या पहलू हैं मियाँ साहब की वापसी के लिए, इसके लिए हमने लंदन के मुमताज़ माहिर कानून जो इमिग्रेशन के हवाले से भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ को ज़हमत दी है। शुक्रिया बैरिस्टर। ये बताएं, मियाँ नवाज शरीफ के बहरहाल यहाँ की कोर्ट से कन्विक्टेड हुए, खान साहब तो उन्हें मफरूर कहते हैं, पासपोर्ट भी उनको मिल गया, तो क्या उनकी वापसी भी मुमकिन होगी बैरिस्टर? जी अस्सलाम वालेकुम ब्रेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, नवाज साहब का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो गया है, जो कि वो इंटाइटल हैं बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये आपका पासपोर्ट एक्ट जो है 1974 का पासपोर्ट रूल जो है 2021 के, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रूल जो है 2006 के, इसके मुताबिक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ही इज़ इंटाइटल टू हैव डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन देखें दूसरी जानिब एक चीज़ होती है डिसेंसी भी एक चीज़ होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ भी कुछ चीज़ होती है। आपको पता है कि जो पासपोर्ट है वो प्रिविलेज नहीं है, बेशक आप इंटाइटल्ड हो, आप क्वालिफाई करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन है और आपको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ने आपको डिसक्वालीफाई किया है फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, तो आई डोंट थिंक पब्लिक डिसेंसी और पब्लिक पॉलिसी वुड डिमांड कि इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाना चाहिए। जैसे सेक्शन 8 जो है पासपोर्ट एक्ट का 1974 का, वो सिंपली कहता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास रीज़न टू बिलीव है कि एक बंदा इफ़ ही हैज़ बीन एंगेज इन सबवर्सिव और इन एक्टिविटीज़ विच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान रिलेशन विद एनी फॉरेन पावर, he will not be given a passport. अब आपको शायद कल पोषण लेकिन वैसे ज़रा सा हसास मौजू है और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे बड़ी अदालत ने मियाँ साहब को निकाला। अब आर्मी चीफ जैसे हसास मौजू पर मियाँ नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड हैं उनसे मशवरा लिया जा रहा है, तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान इसके बहुत बड़े क्रिटिक हैं। बैरिस्टर ज़ीशान जी देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जहाँ तक मुशावरत है प्राइम मिनिस्टर साहब की नवाज शरीफ के साथ इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटिंग आर्मी चीफ, आई डोंट थिंक कि खाली नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन इस बारे में मैटर करेगा। जब एक पीटीएम की गवर्नमेंट है, दूसरी ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं कोलिशन में, उनका ओपिनियन भी मैटर करेगा। और जहाँ तक इस सवाल को लिमिट किया जाए नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ, तो मेरा ख्याल है कि अगर इवन दो कि अगर मुशावरत की
जा रही या करनी बनती थी या की गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पब्लिकली ऐसी बातों को बयान करें जिससे आपका जो आपका प्रोसेस है ऑफ अपॉइंटमेंट या आपका जो आप फॉलो कर रहे हो उसको स्कैंडलाइज किया जाए। पास में भी इस गवर्नमेंट ने थोड़ी सी, जो मैं कहूँगा थोड़ी सी हमाकतें की हैं, जिसमें बहुत सी बातें की जा सकती थी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी थी और उसका बेनिफिट भी था पाकिस्तान का, लेकिन वो द प्रोसेस जो अडॉप्ट किया गया है वो नहीं ठीक था, जिसकी वजह से चीज़ें स्कैंडलाइज हो गई। उसका शायद इतना पॉजिटिव इफेक्ट ना हो। जैसे एक मिसाल है इसाक डार साहब की वापसी की, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब अपने प्लेन में वापस जब लेके गए हैं पाकिस्तान में, अगर डिफरेंट प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता तो हो सकता है कि ये चीज़ें स्कैंडलिस कम होती, स्कैंडलाइज ना होती और इनका ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता। और अगर फाइनली मैं आपसे पूछूं मेरे सर निशान मियाँ कि इससे पहले कई बार मियाँ साहब की वापसी के सिलसिले में सवाल उठाए गए हैं और कई बार उन्होंने इरादा भी किया, इससे पहले भी उनको कहा गया पासपोर्ट मिल गया, तो अब हम ये समझें कि दिसंबर यानी इसी साल मियाँ साहब की पाकिस्तान वापसी हो जाएगी बैरिस्टर ज़ीशान? जी, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान अब वापस जाना चाहिए। जो इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला है इसकी भी शायद ये पहली कड़ी यही है इनके वापसी की राय हमवार करने की, लेकिन अगर खाली पाकिस्तान जाने के लिए तो उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं चाहिए, तो उनको नॉर्मल पासपोर्ट भी इशू हो सकता था। जहाँ तक जो कॉमन सेंस डिमांड करती है, जहाँ आप एनालिसिस करते हो, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शायद इसलिए इशू किया गया है कि ये पहले किसी दूसरे मुल्क में जैसे कि हवाएं गर्दिश कर रही हैं सऊदीया जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे। एट द सेम टाइम आप देखो कि आपको शायद अंदाज़ा होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस जा रहे थे और यहाँ से उन्होंने अपने भाई को सीओ भी कर दिया था, लेकिन बाद में वो नहीं गए और बहुत सी हवाई गर्दिश में हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे या क्यों नहीं गए। अब उनको चाहिए कि वो पब्लिकली ही ओज पीपल ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ क्लियर कट स्टेटमेंट व्हाई ही स्टिल इन द यूके और व्हाई ही इज नॉट मेकिंग टेकिंग स्टेप्स टू गो बैक टू पाकिस्तान, और उनको क्या चीज़ यहाँ पे रोके हुए है। ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट और स्टेट उनके बगैर चल रही जब वो बाहर है। इस तरह अगर हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब फिर वही प्रोसेस को रिपीट करना चाह रहे हो, जैसे वो इसाक डार साहब को वापस लेके अपने प्लेन में मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी वापस लेके जाना चाह रहे हो। लेकिन ये सारी देखें स्पेकुलेशन है, अनलेस के प्राइम मिनिस्टर साहब पब्लिकली एक क्लियर कट स्टेटमेंट दें हम कुछ भी नहीं कह सकते। शुक्रिया बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ। और मुझे इल्म है लंदन क्या, बल्कि लंदन में तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, पाकिस्तान में भी वकील मुफ्त मशवरा नहीं देते, लेकिन आपने अपने ग्रां कदर ख्यालात से मियाँ साहब के मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू की। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गालिबन ये लगता है कि आर्मी का नया चीफ कौन होगा। इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। जैसे कि मैंने इब्तिदा में भी कहा था कि लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ माजी के आर्मी चीफ़ के हवाले से कोई अच्छी नहीं रही। सबसे बड़ा सवाल ये कि आर्मी चीफ़ की जो रिटायरमेंट है वक्त मुकर्ररा पर नहीं होती, बल्कि अयूब ख़ान ने तो ख़ुद तय किया था कि वो कितने अरसे रहेंगे, यही ज़िया-उल हक़ और मुशर्रफ ने किया। फिर दूसरा बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जनरल बाजवा के बाद जो सीनियर तरीन जिन्हें कहते हैं जनरल, वो जनरल आसिम हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट 27 नवंबर को होने वाली है। तो अगर उनकी तैनाती 27 नवंबर से पहले होती है तो उन्हें अगले 4 साल दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक और भी फहरिस्त है जिनमें किसी एक को तरजीह दी जा सकती है, और वो भी बड़े पाए के और अपने अपनी शोबों के अहम तरीन जनरल हैं। जनरल ताहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अज़हर अब्बास, जनरल नुमान महमूद, जनरल फैज़ हमीद, वैसे तो कंट्रोवर्शियल रहे लेकिन प्रोफेशनली, फिर जनरल मोहम्मद आमिर।
क्या इन्हें तरजीह दी जा सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि ये सवाल हम इसलिए उठ रहा है और शायद दुनिया में ना उठता हो कि पाकिस्तान में हमारी तारीख़ जो रही, जैसे मैंने कहा कि अयूब खान जो थे वो अंग्रेज़ जब जनरल गया तो 1951 में पहले पाकिस्तानी जनरल थे और उसूली तौर पर उन्हें 4 साल यानी 55 में रिटायर्ड हो जाना चाहिए था। लेकिन 55 के बाद न सिर्फ ये कि महलाती साजिशों के ज़रिए उन्होंने अक्टूबर 58 में मार्शल लॉ लेकर आए और फिर 1968 जी हाँ 10 साल अयूब खान ने गुजार दिए और फिर जिस तरह इक़्तिदार वो एक अवामी तहरीक के नतीजे में हुआ वो एक अलग तारीख़ है। फिर जनरल याह्या खान आते हैं। याह्या खान के बारे में मैं क्या कहूँ, तारीख़ में एक ऐसा जनरल जिसने एक मुल्क को डुबो दिया हो। बहरहाल वो अयूब खान की चॉइस थे। 66 में आर्मी चीफ ज़रूर हुए और फिर उन्होंने जब देखा कि अयूब खान आखिरी दमों पर हैं तो उन्होंने इक़्तिदार उनसे बाकायदा छीना ही मैं कहूँगा। इलेक्शन ज़रूर आज़ादाना कराए लेकिन वह इलेक्शन ने हमारे मुल्क को 2 लख्त कर दिया और फिर दिसंबर 71 को याह्या खान को जाना पड़ा। भुट्टो साहब आए, 73 का आइन आया और 73 के आइन में कि आर्टिकल 243 के तहत ये बात तय थी कि एक आर्मी जनरल की जो तैनाती है वो 3 साल की होगी, लेकिन जिसे 4 साल कर दिया गया। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि भुट्टो साहब को लाने में जो किरदार जनरल गुल हसन ने किया था, भुट्टो साहब ने जनरल गुल हसन को सिर्फ 1.5 माह ही में रुखसत कर दिया। गुल हसन के बाद वो अपना जनरल लाए, जनरल टिक्का खां, प्रोफेशनल आर्मी चीफ थे, 4 साल रहे और फिर वफादारी ऐसी निभाई कि वो भुट्टो साहब की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हुए। और फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहूँगा या अलमनाक बात कहूँगा कि भुट्टो साहब अपनी जहानत और फितानत के सबब सियासत के हर पहलू पर नज़र रखते थे, मगर यहाँ मार खा गए और उन्होंने 8 जनरलों को बाईपास करके जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। जी हाँ, जनरल ज़ियाउल हक को। और फिर इन्हीं जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी के तख्ते पर अप्रैल में चढ़ा दिया। जनरल ज़ियाउल हक का दौर कोई बुरा आप समझ लें 1977 से लेकर अगर हादसा 88 में ना होता अगस्त का तो शायद मज़ीद और हुकूमत करते। ज़ियाउल हक के बाद एक वो कहता है शैम डेमोक्रेसी, बहरहाल एक दिहाई आई, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो रहे। बीबी को तो मौका नहीं मिला, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब अपने आर्मी चीफ पसंद के लाते रहे। जनरल आसिफ जंजुआ को लेके आए, जनरल जहांगीर करामत को लाए, उनसे भी नहीं बनी, उन्हें रुखसत कर दिया। वहीद काकड़ को लाए और फिर बहरहाल जिस तरह कहते हैं कि अपना ब्रूटस खुद लेके आए। हाँ, इस दौरान जनरल सेम्बेक थे जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की और रुखसत हो गए। लेकिन जो मैंने कहा ब्रूटस का कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वो बाईपास करके लेकर आए और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को रुखसत किया वही तारीख़ है। अक्टूबर में उनका तख्ता उल्टा गया। फिर मुशर्रफ साहब भी जो है आईनी तौर पर कोई सदर भी हो गए, 3 कैप उन्होंने रख ली और एक फिर वकला की तहरीक जब 2007 में चली उसके बाद रुखसत हुए। उसके बाद एक अच्छा पीरियड आया। बहरहाल जनरल राहिल शरीफ ने अपनी मुद्दत पूरी की 4 साल। उनके बाद जनरल परवेज़ कियानी आए। कियानी साहब की मुद्दत 3 साल थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त वॉर चल रही थी, अफगान वॉर, बड़ी खौफनाक वॉर थी, इसलिए उन्हें मज़ीद 3 साल दिए गए। क्यों वो 6 साल रहे। उनसे पहले राहिल शरीफ साहब को मैं मिस कर गया। जनरल परवेज़ कियानी के बाद राहिल शरीफ साहब है, वो उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करी और उनके बाद जनरल कमर बाजवा 3 साल रहे। और ये पाकिस्तानी तारीख़ में बड़ी अनोखी इनफरादी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा, पार्लियामेंट ने मज़ीद 3 साल दिए और अब जनरल साहब कहते हैं कि वो 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। सवाल वही कि जनरल बाजवा के बाद कौन? अगर मेरिट पे देखें, सीनियरिटी पे देखें तो जनरल आसिम, लेकिन क्या कोई और भी चॉइस होगी? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आमतौर पर लोग कहते हैं जी अब तारीख़ में क्यों जाते हैं, ठीक है जनरल आते रहे जाते आते रहे, पाकिस्तान कायम था, पाकिस्तान रहेगा। लेकिन बहरहाल जिस मुल्क में मार्शल लॉ हर एक दहाई बाद आ जाए और डोमिनेशन सिविल और कॉन्फ्लिक्ट रहे सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, तो उसके नुकसानात तो होते ही हैं। मेरे साथ बाकर सज्जाद बड़े सीनियर सहाफ़ी ख़ास तौर पर दिफाई उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू बाकर, आपने वक्त निकाला और मैं आपसे बड़ी गाइडलाइन लेते रहता हूँ। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप देखें तो तकर्रुरी के हवाले से आर्मी चीफ़ की 1951 से देखें कोई बहुत मिसाली नहीं रही। और ज़्यादा कहते हैं अयूब खान का तो मामला दूसरा था, एक हद तक बाद में देखें याह्या खान का भी। लेकिन क्या कसूरवार पॉलिटिशियन नहीं बाकर? जी बरेलवी साहब, ये एक हमारा आप कह रहे हैं हमारी सियासत का अलमिया है या हमारी गवर्नेंस का अलमिया है कि एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रोसेस जो होना चाहिए या जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए, अब उसको इस तरह से वेग छोड़ दिया गया है कि पॉलिटिशियंस ये कोशिश करते हैं कि जो भी उनके लिए मौजूद तरीन शख्सियत हो उनको वो पिक कर लें। अच्छा, इसमें वो करते करते हमेशा से वो गलती कर जाते हैं। अब मियाँ साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी वज़ीर आज़म ने जो सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ मुंतखब किए हैं वो ये जो है ये एजाज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाता है। तो आपने उनकी भी आप हिस्ट्री देख लें कि उनके साथ फिर क्या अंजाम हुआ। मसला ये नहीं है कि जो आपके आर्मी चीफ आते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड होते हैं या वो किसी ख़ास नज़रिए के होते हैं। वो जो सिस्टम उनको जिस तरह से चलाता है, जिस तरह से उनको फीड करता है, वो उसी तरह से अपनी रिस्पॉन्सेस बनाते हैं और अपने इदारे के जो भी वो अपने तय समझते हैं इंटरेस्ट है, वो जो जिस तरह से वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो उसी तरह से करते हैं। दूसरी तरफ हमारे सियासतदानों का ये एक जो रही है एक कमज़ोरी आप कह सकते हैं, वो ये रही है कि हमारा आदमी लगना चाहिए। अब आप ये इस अगर थोड़े से इसी जो अभी करंट क्राइसिस चल रहा है आप रिवर्स करके पिछले साल नवंबर में चले जाएं तो भी खान साहब को भी यही कुछ फिक्सेशन हुई हुई थी कि जी मेरा आदमी होना चाहिए, मैं फलां को लगाऊंगा तो शायद मेरे जो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स। बाकर जरा हम आगे चले गए, आप आगे चले गए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि जो लॉज क्या कहते हैं, यानी मुद्दत मुलाजमत 4 साल कहते हैं थी। अयूब खान को 55 में रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, शायद आज हिस्ट्री मुख्तलिफ होती। तो कुछ आइन कानून भी इसमें कुछ कहता है आर्मी के या हमारे खुद पाकिस्तान के आइन में बाकर? नहीं, मुझे कोई जी इतना मैंने क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं रखा हुआ इसके ऊपर के ये मैं एडमिट करूं कि कब किस वक्त कितनी टेन्योर किया है, मतलब इन्होंने किस तरह से फिक्स किया है। बल्कि अब तो हमारे पॉलिटिशियंस ने बढ़ा के 3 साल की बजाय 6 साल कर दिया है कि अब 3 साल है, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 3 इयर्स, जो अभी हमारा 2019 में लेजिस्लेशन हुई है। तो वो मसला टेन्योर का नहीं है कि मसला ये है कि जो एक माइंडसेट है और जिस तरह से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हमारी शेप अप हुई है ओवर द इयर्स, मिलिट्री का एक ओवरसाइज्ड या आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिक्स के ऊपर से। इस वजह से अब तमाम सियासतदान ये जब भी ये अपॉइंटमेंट करेंगे वो उस सोच से करेंगे कि हमारी सियासत का दारोमदार वो आर्मी चीफ के ऊपर होगा। आपने, मैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन के आंसर में बता रहा था आपको कि आपने ये पीडीएम जो अब हुकूमत में है, इनके हुकूमत में आने के बाद इनके वज़रा के इंटरव्यूज भी आपने सुने। मेरे ख्याल में खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये बरमला कहा कि अगर इमरान खान साहब रहते तो ये अपॉइंटमेंट कर देते तो फिर हम तो कहीं के भी ना रहते। तो ये अपना ये जो उनके दिमाग में फिक्सेशन है या और जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, इसको बरेलवी साहब करेक्ट करने की जरूरत है। उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे, वरना हम वहीं पर फंसे रहेंगे। लेकिन ये तो है ना बाकर के 73 के आइन में अयूब खान ने तो खैर खुद ही अपनी तरक्कियाँ लेते रहे ना, बाद में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, भले उन्होंने और कुछ प्राइम मिनिस्टर बना दिया हो। लेकिन 73 के आइन में तो भुट्टो साहब को इख्तियार था और उन्होंने इस बात की बुनियाद रखी कि बाईपास किया और फिर आपने देखा उन्होंने ब्रूटस अपना यानी ज़ियाउल हक को रखा। तो ये तो और 4 साल के लिए था वो होना चाहिए था,
उसूलन तौर पे जो भुट्टो साहब ने 3 साल से 4 साल शायद किया था। बाकायदा मुझे आप करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूँ। जी आइन में कोई इस तक की आप अगर जाके वो देखें और या आर्मी के जो रूल बुक्स हैं उनमें आप देखें तो कोई इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं तय है कि जी किसको पिक करना है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसका कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए या किस तरह से कंसल्टेशन प्रोसेस बढ़ेगा। वो एक वेग सा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा और जो आपके जो रूल्स है, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब है उसके आर्टिकल 5A है शायद, उसमें लिखा हुआ है कि जी प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन में अपॉइंट करेंगे। तो बाकी यह है कि जी वो सीनियरिटी लिस्ट आर्मी की तरफ से आ जाती है आपके पास कि जी ये 5 एलिजिबल सीनियर मोस्ट आपके पास जनरल्स हैं और उनकी जो फाइल्स होती हैं, पर्सनल फाइल्स होती हैं, वो भी आ जाती हैं। उसके बाद होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर उन पे ज्यादा गौर होश नहीं करते कि जी उनके कैरियर को देखें या उनको स्टडी करें या अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहें कि आप उनके कैरियर की प्रोग्रेशन को देख के मुझे रेकमेंड करें। ये सिर्फ रह जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर अपनी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को देखते हैं और आउटगोइंग आर्मी चीफ के साथ नहीं, लेकिन बाकर एक बात तो अच्छी थी ना पीपल्स पार्टी के दौर में कि उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुशर्रफ और खुद आर्मी इंस्टीट्यूशन ने भी ये देखा और बल्कि इसे सीखा मुशर्रफ के तजर्बे से कि कितना बड़ा नुकसान हुआ जब मुशर्रफ सदर भी हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो गए, आर्मी चीफ भी रहे। तो इसे उसके बाद जब जनरल राहिल शरीफ आए तो उन्होंने पूरे 4 साल पूरे किए। ठीक है, बाद में उन्हें बना दिया गया सऊदी अरब में, बाद में जनरल परवेज़ कियानी को यकीनन एक्सटेंशन देनी पड़ी तो फिर रवायत आगे बढ़ गई। लेकिन राहिल शरीफ की मिसाल हमारे सामने है ना बाकर। जी इसमें इस वक्त की जो सीनियरिटी लिस्ट जिस तरह से है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट है, लेकिन उनके साथ एक टेक्निकल इशू है कि वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और ये अपॉइंटमेंट 29 को इफेक्टिव होगी। अब ये देखना है कि ये लैकुना अगर वो आसिम मुनीर साहब के लिए ही जाना चाह रही है PMLN गवर्नमेंट, जिससे कि हमें लंदन से इशारे मिले हैं कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसको मियां नवाज शरीफ साहब अब इसकी दफा अपॉइंट करना चाहते हैं। जी ये 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और ये पोजीशन जी इसी साल और पोजीशन ये वैकेंट हो रही है 29 को। अब ये एक तो इसका तरीका ये है कि इनकी अपॉइंटमेंट 27 को ही इनको प्रमोट कर दिया जाए और डेजिग्नेट कर दिया जाए कि 29 तारीख से ये अपना चार्ज संभालेंगे। शायद इस तरह से कोई चीज करेगी गवर्नमेंट अगर करना चाहे, क्योंकि अभी तक के जो लंदन से इशारे मिले हैं कि उनकी इंक्लिनेशन आसिम मुनीर साहब की तरफ है। और जब उसके बाद आ जाते हैं साहिर शमशाद मिर्जा साहब आ जाते हैं। तो बाकर क्या प्राइम मिनिस्टर को इस बात का इख्तियार है कि आसिम मुनीर जिनके बारे में आप वो कहते हैं कि जी 27 नवंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उसके 2 दिन बाद यानी 29 को जनरल बाजवा की रिटायरमेंट है, तो 26 नवंबर को जब वो देंगे तो उनकी मुद्दत 3 साल की होगी, 4 साल की होगी। बाकर जी वो जिस वक्त प्रमोशन हो जाती है ना, ये मिलिट्री में है कि जिस वक्त आपकी नेक्स्ट रैंक में प्रमोशन हो जाती है इसी तरह से आपका टेन्योर बढ़ जाता है। तो अब ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, अगर ये प्रमोट हो जाते हैं 27 से पहले ही 26 को ये इनकी प्रमोशन वो अनाउंस कर देते हैं 4 स्टार जनरल, तो इनको 3 साल इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये आपके आर्मी चीफ बन जाएंगे या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की भी पोस्ट खाली हो जाएगी या उधर लगा देंगे या आर्मी चीफ की लग जाएगी। दूसरे कैंडिडेट हैं जी साहिर शमशाद मिर्जा साहब, काफी उनका ब्राइट करियर रहा, जो भी आप टॉप पोजीशंस कह सके मिलिट्री में आर्मी चीफ के अलावा होती हैं, DGMO रहे हैं, 10 कोर उन्होंने कमांड की है, CGS रहे हैं, तो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है इन दोनों पोजीशन में से एक 4 स्टार पोजीशन। तो बाकर आपने जो नाम लिए, वैसे तो मैंने कहा आई एम सॉरी टू से मेरे बहुत उबूर नहीं है, माशाल्लाह आपको तो पूरा फिंगर टिप्स पर है। तो जनरल शमशाद सेकंड हुए, उसके बाद खैर और भी नाम आते हैं, जनरल नुमान का नाम आता है, जनरल अब्बास का नाम आता है, एक और बहरहाल कंट्रोवर्सी में आ गए हमारे फैज़ हमीद भी। तो जनरल शमशाद अगर जनरल आसिम का आगे नहीं तोसी दी जाती तो यही होगा। ये जनरल शमशाद मिर्जा साहब हैं। अच्छा, उनके बाद फिर
जनरल अजहर महमूद जनरल अजहर अब्बास साहब आ जाते। जनरल अजहर अब्बास साहब भी काफ़ी एक एक्सपीरियंस हैंड है, ख़ासतौर पर इंडिया के हवाले से, और ये जो अभी की बार सीज फायर हुआ है और जो चल रहा है ये उनके दौर में ही हुआ था और फिर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अभी वो CGS लगे हुई हैं, काफ़ी वेल नोन ऑफिसर है, वो काफ़ी उनकी अच्छी एक रेपुटेशन है मिलिट्री में। और जनरल राहील के साथ वो पर्सनल स्टाफ टू आर्मी चीफ हुआ करते थे, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू आर्मी चीफ थे। तो वहाँ से ये इनका नाम सामने मतलब एक उभर के आना शुरू हुआ कि जो मिलिट्री में एक आप समझे कि उसमें। अच्छा बाकर, अगर मैं और एक और आपसे तजर्बे से फ़ायदा उठाऊं कि जजेस केस में एक तो तय हो चुका है कि रिटायरमेंट की, फिर उनकी 65 साल उम्र है, क्या फौज में भी है? यानी इस वक्त अगर जनरल मौजूदा जनरल बाजवा 61 साल के हैं तो कुछ लोगों ने कहा वो 3 साल और रह सकते हैं, बल्कि हमारे एक सहाफ़ी ने पेशिंग हुई कि 6 माह का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो एज फैक्टर भी होता है? जी उसमें है, एज का फैक्टर है। जो 4 स्टार के लिए अभी रिसेंट मोस्ट लेजिस्लेशन हुई है, यानी कि फुल जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल की नहीं, जो फुल जनरल, जो आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ या जो तीनों सर्विसेज, बाकी 2 सर्विसेज चीफ्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए 64 साल मुकर्रर की गई है। तो जो 64 इयर्स एज रिटायरमेंट एज मुकर्रर की गई है। हाँ, 64 साल की उम्र तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद मतलब रिटायरमेंट होनी है। ये क्योंकि असल में एक्सटेंशंस की जो चीज़ थी उसको रेगुलराइज करने के लिए उन्होंने ये लेजिस्लेशन लाए थे कि एक दफ़ा 3 साल की अपॉइंटमेंट होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो आपको मजीद एक्सटेंशन दे सकते हैं जब तक कि आप 64 साल के। मैंने कहा आप तो हिस्ट्री है, एनसाइक्लोपीडिया है, जस्ट कंक्लूडिंग, हमने देखा कि जो पॉलिटिशियन लेकर आए वही उनकी बर्बादी का सबब बने। परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल है, भुट्टो साहब की है। तो आप नहीं समझते कि कोई तरीक़ाकार वज़ह होना चाहिए, पार्लियामेंट करे, पार्लिमानी कमेटी करे, प्रेसिडेंट आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर करें, इस तरीक़ेकार को ख़त्म करके कि प्राइम मिनिस्टर की खाली सवाबदीद पर ना हो एक्सटेंशन के हवाले से। बाकर जी बिल्कुल, ये इस वक्त आपकी जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि चीज़ें ये इर्तिका का एक अमल है और हमने इससे सीखा है, और मेरे ख्याल में ये वक्त आ चुका है कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस स्टार्ट किया जाए इसकी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, ना कि सिर्फ ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद हो। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्मी की रूल बुक्स में भी कोई वाजे इसकी कोई जिससे कह रहे हैं ना कि मैं तो ये चाह रहा था कि ये पूरा वक्त आपको दूं, लेकिन मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आपके पास इतना वक्त है कि आप शुक्रिया अदा करें और GTV से इजाज़त लें।